कल चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर रहे थे अधिशोषण के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे अधिशोषण में ऊष्मागतिकी का क्या प्रभाव होता है, ऊष्मागतिकी को अधिशोषण के संबंध में कैसे समझा जा सकता है। अब आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसके बाद हमने अधिशोषण समतापी के बारे में भी पढ़ा। तो अधिशोषण समतापी जो फ्रंटलिक ने एक समीकरण हमने दी थी, वो समीकरण क्या विलयन में भी लगाई जा सकती है, और अगर लगाई जा सकती है तो उसमें क्या परिवर्तन करके उसको विलयन में लगाया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। देखो टॉपिक है अपना विलयन में अधिशोषण। विलयन में अधिशोषण में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, बस एक ही परिवर्तन आता है, ये अपनी फ्रंटलिक के समीकरण की मध्यमता x/m बराबर k p की पावर 1/n, ये अपने समीकरण है। और यहाँ पर मैंने एक दूसरी समीकरण लिखी जो विलयन पर आधारित है, x/m बराबर k c की पावर 1/n। केवल एक ही परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन है कि हमने p को c से बदल दिया। x/m वही पहले वाला अपना तीव्रता है, अधिशोषण कितनी तीव्रता से हो रहा है, कितनी तेज गति से हो रहा है, कितना अधिशोषण हुआ है, वो x/m का मान बताता है। बराबर k एक नियतांक है, इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी एक नियतांक है। p क्योंकि हम गैस का अधिशोषण करा रहे थे ठोस की सतह के ऊपर, इसलिए हमने वहां पर दाब का प्रभाव लिया था। यहाँ पर हम विलयन में अधिशोषण करा रहे हैं, तो हमें विलयन की सांद्रता का पता होना जरूरी है। जैसे वहां दाब का पता होना जरूरी था, यहाँ पर विलयन की सांद्रता का पता होना जरूरी है। और विलयन की सांद्रता अगर पता चल जाएगी तो विलयन की सांद्रता पता करने पर हमें x/m का मान पता चल जाएगा। अब समीकरण वही है, ग्राफ भी वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस समीकरण का हमने क्या लिया, तो लोग लेने को जो समीकरण में प्राप्त हुई, log x/m बराबर log k प्लस 1/n log c। ये मैंने सीधे सीधे समीकरण लिखी है क्योंकि फ्रंटलिक की समीकरण हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर उससे पहले वाला वीडियो तुमने नहीं देखा तो पहले वीडियो देखना है और उसके बाद में यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर मैं एक बार वापस तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ कि x का मान था अधिशोष्य का द्रव्यमान, कितना अधिशोष्य विलयन के अंदर खुला हुआ है या विलयन की सतह के ऊपर चिपका हुआ है। क्योंकि अगर ध्यान से तुमने देखा हो तो पानी की सतह के ऊपर भी मिट्टी रुकी हुई होती है, जो पानी की सतह होती है वहाँ भी मिट्टी रुक जाती है। तो ये हम उसी के बारे में बात करते हैं कि पानी की सतह पर अगर मिट्टी रुकी हुई है तो कितनी रुकी हुई है। पानी के सतह पर यदि गैस है, कई बार पानी से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, पानी के अंदर गैस चली गई, वो गैस उसकी सतह पर रुकी हुई है, जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसी के बारे में यहाँ बात करते हैं। तो x क्या, अधिशोष्य का कितना द्रव्यमान विलयन की सतह के ऊपर आ रहा है, m अधिशोषक की कितनी मात्रा उस द्रव्यमान को अधिशोषित कर रही है, k नियतांक है और n भी एक नियतांक है, और c यहाँ पर विलयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं हम अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को हमने अधिशोषण पढ़ लिया, अधिशोषण का कितनी एक्सटेंट होगी, कितना अधिशोषण हो पाएगा, अधिशोषण की कितना द्रव्यमान होगा, अधिशोषण की कितनी मात्रा होगी, इस सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हमें ये पता लगाना है कि जो हम अधिशोषण करा रहे हैं उस अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम अधिशोषण करा रहे हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है अधिशोष्य की प्रकृति। यदि अधिशोष्य एक गैस है तो अधिशोषण अधिक होता है, गैसों का अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि गैस बहुत तेजी से आकर सतह के ऊपर चिपक जाती है, बहुत तेजी से आएगी और सतह के ऊपर चिपक जाएगी, तो वहां पर अधिशोषण अधिक होगा। और इसलिए जो उपयोग में आने वाला अधिशोषण है उसमें अधिशोष्य गैस लिया जाता है और अधिशोषण को ठोस रखा जाता है। तो उसमें हमें अधिशोषण तीव्रता से होता है और हम जितनी मात्रा चाहते हैं अधिशोषक की सतह के ऊपर अधिशोषण की उतनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अधिशोषण की प्रकृति गैस होती है साधारणतः, और उस गैस का द्रवीकरण जितनी आसानी से किया जा सकता है, वो गैस जितनी आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाती है
उतनी ही आसानी से उसका अधिशोषण हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर जिस समीकरण के रूप में लिख देती हूँ, द्रवीकरण सीधे सीधे समानुपाती है अधिशोषण के। जो गैस जितनी आसानी से द्रवित हो जाएगी उतनी ही आसानी से उसका अधिशोषण भी हो जाएगा। यहाँ एक समीकरण के रूप में मैंने लिखा हुआ है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सबसे तीव्रता से, अमोनिया उससे कम तीव्रता से, HCl उससे कम तीव्रता से, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम तीव्रता से, कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले आती है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन गैस। ये इनकी घटती हुई तीव्रता है। सबसे ज्यादा ये सभी गैसें में दे रखी हैं, तो इन सभी गैसों में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का द्रवीकरण आसानी से होता है और उसी का अधिशोषण भी आसानी से होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है अधिशोषण की प्रकृति। जो अधिशोषक अपनी सतह दे रहा है उसकी प्रकृति अगर ठोस होगी तो अधिशोषण हमारा अधिक होगा और उस ठोस में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा मायने रखता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए यहाँ पर इस चित्र को देखो, ये चित्र में पहले दिन से बनाते आ रही हूँ। तो इस चित्र में यहाँ पर ये हमने अधिशोषण किया हुआ, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने अधिशोषण किया हुआ, इसकी सतह देखो कम है इसकी तुलना में, तो यहाँ पर गैस के कम अणु तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गैस के ज्यादा अणु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है अधिशोषण भी उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही अधिक अधिशोषण होता है। यहाँ मैंने एक और चित्र बनाया हुआ है कि ये कोई ठोस पदार्थ हमने लिया हुआ है, जैसे हमने पैलेडियम धातु ले रखी है, उसकी सतह के ऊपर अधिशोषण होगा, गैस यहाँ चिपक जाएगी। लेकिन अगर पैलेडियम को हम पाउडर के रूप में ले लेंगे या इसके हम ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, छोटे छोटे कण ले लेंगे अगर इसके, तो वहां पर अधिशोषण अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही ठोस की सतह पर अधिशोषण अधिक होगा। यहाँ पर 4 ठोस की तुलना की हुई है क्योंकि जितनी भी धातुएं वो सभी ठोस होती है मरकरी को छोड़कर। इन ठोस में भी पैलेडियम सबसे ज्यादा इनमें ठोस है, इसलिए उसकी सतह पर सबसे अधिक अधिशोषण होगा उतने ही समय में। पहले प्लेटिनम में उससे कम होगा, गोल्ड में उससे कम होगा और निकेल में उससे भी कम होगा, अगर हम केवल इन 4 धातुओं की तुलना करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे सीधे समानुपाती होता है x/m के, और x/m यहाँ पर क्या है, अधिशोषण कितना हुआ है, कितना अधिक अधिशोषण हुआ है। उसके बाद आते हैं दाब का प्रभाव, जो तुम पहले पढ़ चुके हो, हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्रेंडली की समीकरण की जो अभी भी लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, वो फ्रेंडली की समीकरण हमने दाब के प्रभाव से ही पढ़ी कि अगर दाब कम कर दिया जाए तो x/m का मान प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, मध्यम दाब रखा जाए तो एकदम से बढ़ता है, और अगर उच्च दाब रखा जाए तो वो नियत हो जाता है। तो यही प्रभाव हम उस समीकरण में पढ़ते हैं। तो जो x/m है वो दाब के समानुपाती है। कब तक समानुपाती है, जब तक दाब निम्न होता है, सामान्य दाब से कम होता है। जैसे ही सामान्य दाब पर आएगा एकदम से x/m का मान बढ़ जाता है, और जैसे वो उस उच्च दाब पर चला जाएगा सामान्य दाब से तो एक वो नियत हो जाता है, फिर उसका मान बढ़ना बंद हो जाता है। अब सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव में मैंने जो तुम्हें पहले दिन बताया था, तापमान का प्रभाव मैंने बताया था कि तापमान बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है और रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। तो यहाँ पर दोनों चित्र मैंने बनाए हुए हैं, ये भौतिक अधिशोषण के लिए बनाया हुआ है, ये रासायनिक अधिशोषण के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर तुम देखो x/m का मान सबसे ज्यादा है तापमान जब सबसे कम हो। तापमान का मान जितना कम है अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा है, और तापमान का मान जितना अधिक है अधिशोषण की मात्रा उतनी ही कम है, भौतिक अधिशोषण। जैसे अगर तुम्हें याद आ रहा है तो मैंने कार का उदाहरण दिया था कि कार को जब हम स्टार्ट करते हैं, चलती हुई गाड़ी होती है तो उस पर मिट्टी नहीं रुकती है, खड़ी हुई गाड़ी होती है तो उसमें मिट्टी रुक जाती है क्योंकि उसमें तापमान नहीं होता, गाड़ी गर्म नहीं होती है उस समय। तो तापमान जितना बढ़ाएंगे भौतिक अधिशोषण उतना ही कम हो जाएगा, उसकी मात्रा उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रासायनिक अधिशोषण पर। रासायनिक अधिशोषण में x/m का मान तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित स्थिति तक बढ़ेगा, कुछ समय तक बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक उत्पाद नहीं बन जाएगा। जब उत्पाद बन जाएगा उसके बाद भी अगर हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं तो तापमान बढ़ाते जाने पर वो उत्पाद फिर से अभिकारक में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण कम होना शुरू हो जाता है। रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर एक निश्चित ताप तक बढ़ता है और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। इन दोनों ही परिस्थिति में
हमें दाब नियत रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने तापमान को नियत रखा, तापमान यहाँ पर नियत रखा गया था, तब दाब का प्रभाव लिया गया था, और यहाँ पर हमने दाब को नियत